नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की 6वीं बात समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। राजनीतिक विमर्श के लिहाज से बीता हफ्ता उत्तराखंड के लिए खूब चार्ज्ड अप रहा। बजट सत्र का आयोजन हुआ तो धौ धौ करके पहाड़ चढ़ने वाले हमारे माननीय 5 दिनों के लिए उस गैरसैंण पहुंचे जिसे कागजों में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी लिखा जाता है। बजट सत्र में क्या क्या हुआ इस पर अभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस दौरान जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये है कि गैरसैंण का विमर्श लगातार मजबूत हो रहा है। आज से 1 दशक पहले तक जहां गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात को हर नेता बहुत आसानी से खारिज कर देता था, वहीं अब गैरसैंण को ऐसे खारिज कर देना नेताओं के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। जिन नेताओं को गैरसैंण में सांस की कमी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, या जिन्हें गैरसैंण विधानसभा ऐसा सफ़ेद हाथी नज़र आता है कि वो उसे बारात घर बनाने का सुझाव दे देते हैं, उन नेताओं को भी एहसास होने लगा है कि ऐसी बातें कहने पर अब जनता उन्हें कंडाली से झपकाने में भी पीछे नहीं रहती। राज्य गठन के शुरुआती दौर से ही कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारों ने गैरसैंण के मुद्दे को लगातार कमज़ोर किया, लेकिन जन दबाव बढ़ा तो किसी सरकार को वहां तंबुओं में विधानसभा सत्र करने को मजबूर होना पड़ा, किसी को वहां विधानसभा भवन बनाने की शुरुआत करनी पड़ी और फिर किसी को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित भी करना पड़ा। ये प्रयास अब तक भले ही नाकाफ़ी हों और सिर्फ प्रतीकात्मक ज़्यादा रहे हों, लेकिन गैरसैंण का विमर्श यहाँ तक तो आ ही गया है कि आज कांग्रेस और भाजपा तक के कई नेता उसे स्थायी राजधानी बनाने की बात अब कहने लगे हैं। गैरसैंण हमेशा से ही उत्तराखंड के आंदोलनकारियों और शहीदों के सपनों की राजधानी रही है। 25 साल में सबको ये भी नजर आने लगा है कि जहां एक तरफ देहरादून और हल्द्वानी में कथित विकास के थोपड़े लग चुके हैं, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ अपनी तमाम ऊंचाइयों के बावजूद रसातल में जा रहे हैं। पहाड़ों से फिसल फिसल कर विकास मैदानी इलाकों में ऐसे ओवरफ्लो हो रहा है कि अब मैदान भी इसका बोझ नहीं झेल पा रहे। इस संतुलन को बनाने के लिए गैरसैंण अब सिर्फ भावनाओं का ही सवाल नहीं रह गया, बल्कि समय की ज़रूरत भी बन चुका है। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, ये सीधा सपाट सा कॉन्सेप्ट था जिसे हमारी सरकारों ने ठेंगा दिखाने के लिए कई बार आयोग खेला, लेकिन अब सरकारों के लिए ये खेल लगातार मुश्किल होता जा रहा है। उत्तराखंड की जनता की ये बड़ी जीत है कि वो गैरसैंण के विमर्श को यहाँ तक खींच लाई है, जहाँ से ये विमर्श आगे ही बढ़ेगा। बाकी नेगीदा ने कहा ही है कि देर होली अबेर होली, होली जरूर सबेर होली। बहरहाल अब बात करते हैं उत्तराखंड के बजट की। ट्रोल्स का खौफ खाए बिना धामी सरकार ने बजट पेश करते हुए अपने विकास के मॉडल को ज्ञान नाम दिया है। ज्ञान पर ज्ञान देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ज्ञान का मतलब है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। उन्होंने कहा कि समग्र विकास के लिए यही 4 स्तंभ हैं और इसके साथ ही बजट में संतुलन के लिए संतुलन शब्द को भी अंग्रेजी में लिखकर उसका फुल फॉर्म तैयार किया गया है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इसका रट्टा मार लें कि यहाँ संतुलन का फुल फॉर्म है समावेशी विकास, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत शहर एवं गांवों का विकास, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था। स्वाभाविक है कि विपक्ष ने इस ज्ञान और संतुलन को जुमलेबाजी बताया और इस बजट को चुनावी साल में आने वाला लॉलीपॉप कहा, लेकिन राजनीति से इतर बजट के कुछ अच्छे बुरे पहलुओं को समझ लेते हैं। पहली अच्छी बात तो यही है कि 1,11,000 करोड़ से ज़्यादा का ये बजट काफ़ी बड़ा है और पिछले साल की तुलना में इसमें 10% की वृद्धि है, जो विकास कार्यों में तेजी की संभावनाओं को बढ़ाता है। अब आप ये मत पूछिएगा कि किसका विकास, जनता का या नेताओं का। बजट का 40% कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी सड़कें, लोक निर्माण और अन्य विकास कार्य, जो एक भला संकेत हैं। लेकिन ये भी सर्वविदित है कि निर्माण कार्यों के लिए नेता इसलिए भी रपरपे रहते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा निर्माण कार्य, उतने बड़े बड़े ठेके, उतने बड़े ठेकेदार और उतना ही बड़ा कमीशन। बहरहाल इस बजट का एक अच्छा पहलू ये भी माना जा रहा है कि इसमें राजकोषीय घाटे को 3% से कम रखने का लक्ष्य रखा गया है। बड़े बजट के साथ ही घाटे को कम रखना ताकि राज्य पर अतिरिक्त कर्ज न बढ़े, इसे बजट का सकारात्मक पक्ष कहा जा सकता है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि उत्तराखंड राज्य पर पहले ही कर्ज कम नहीं है और इस कर्ज को चुकाने में एक तुराक जितना ही काम हो सकता है। ऐसे में ये कर्ज आगे और बढ़ेगा ही और आने वाली सरकारों के लिए परेशानी का बड़ा कारण भी होगा।
बजट पर कुछ सवालिया निशान इसलिए भी उठ रहे हैं कि कृषि जैसे क्षेत्र को उतना महत्व इसमें नहीं दिया गया है और राज्य की बड़ी समस्याएं जैसे पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मामलों में भी कोई दूरगामी सोच वाली व्यवस्था बनाने की दिशा में ठोस काम नहीं हुए हैं। पिछले 5 साल में प्रदेश में 826 तो प्राथमिक स्कूल ही बंद हो चुके हैं और बीते 25 साल में 1296 लोग जंगली जानवरों के हमलों में अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ 2025 में ही 18 लोग तेंदुए के हमले से मारे गए, जबकि 105 लोग घायल हुए। ये आंकड़े भी इस बार विधानसभा सत्र के दौरान रखे गए और इस दिशा में सरकार ने पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे को भले ही बढ़ाया है, लेकिन एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की लगातार बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए कोई भी विशेष कार्य योजना सरकार के पास नहीं है। इस बार विधानसभा सत्र में सीएजी की रिपोर्ट भी खूब चर्चा में रही, जिसमें कई गंभीर आरोप सरकार पर लगाए गए हैं। उन पर चर्चा से पहले ये भी जान लीजिए कि कुल जमा 5 दिन चला हमारा बजट सत्र, जिसे कायदे से तो पूरा 1 महीना चलना चाहिए, इस बार कुल 41 घंटे और 10 मिनट चला, जिस दौरान 4 अध्यादेश और 12 विधेयक पेश हुए। बाकी जिस तरह की भाषा और घपरोल इस दौरान वहां हुआ, उसकी तो अब तक हम सभी को आदत ही पड़ चुकी है। इस बार ये कमाल जरूर हुआ कि सत्ता पक्ष के विधायक ही कई बार सदन से गायब नजर आए और उन्हें खुजिया कर लाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को कई बार संसदीय कार्य मंत्री को बोलना पड़ा। कमाल ये भी रहा कि जिस दौरान उन्हें सदन में होना था, बताया जा रहा है कि उस दौरान वो संगठन मंत्री की वर्चुअल मीटिंग में हाजिरी बजा रहे थे। बजाएं भी क्यों नहीं, वो विधायक जानते हैं कि टिकट है तो सब है, इसलिए उनकी जवाबदेही जनता से ज़्यादा अपने नेताओं के लिए है। फिर भाजपा तो अब पूरी तरह से उसी स्वरूप में आ चुकी है जिसमें एक दौर में कांग्रेस हुआ करती थी, जहां चुनावी जीत का घमंड ऐसे सर चढ़ के बोलता है कि नेता फिर किसी को कुछ नहीं समझते। ऐसा घमंड जिसके दंभ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सवाल उठाने वाले हर व्यक्ति को कह देते हैं कि चुनाव में आ जाओ, औकात पता चल जाएगी। एक समय में यूपीए 2 की सरकार भी ऐसे ही दंभ में रहा करती थी। फिर उत्तराखंड में तो भाजपा इस अतिरिक्त आत्मविश्वास में भी है कि यहाँ विपक्ष बेहद कमजोर है और चुनावी लड़ाई में वो अब भी सबसे मजबूत है। तो उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान वाला है और उनके विधायकों की चिंता जनता का वोट नहीं बल्कि पार्टी का टिकट है। इसलिए उनकी प्राथमिकता भी उत्तराखंड की जनता नहीं, अपनी पार्टी है और आला कमान है। राष्ट्रीय पार्टियों के लोग जानते और मानते हैं कि उत्तराखंड में राजनीतिक सफलता के लिए पहाड़ चढ़ना आए ना आए, दिल्ली की तरफ दौड़ लगाना अच्छे से आना चाहिए। बहरहाल इस सत्र में सीएजी की जो रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई, उसमें धामी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। केदारनाथ धाम के प्रचार प्रसार के लिए करीब 11 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई। 75.81 करोड़ रुपए जो डिजास्टर रिकवरी के लिए थे, उन्हें गलत मदों में पुगा दिया गया। 275.57 करोड़ की रिकवरी जो 33 अलग अलग मामलों में की जानी थी, सीएजी रिपोर्ट में बताया गया कि वो नहीं की गई, जबकि असल रिकवरी 2 लाख के करीब ही रही। 23 प्रोजेक्ट जो आपदा के तहत होने थे वो अप्रूव तो हुए, लेकिन उनमें कभी कोई काम शुरू ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में करोड़ों रुपए लगे, लेकिन इसके 90% से ज़्यादा लाभार्थी क्वालिफाई ही नहीं कर सके, जिसके चलते सवाल खड़े होते हैं कि इनकी ट्रेनिंग क्या सिर्फ कागज़ों में ही हुई थी। सीएजी की रिपोर्ट में नमामि गंगे प्रोग्राम पर भी कई अनियमितताओं की बात सामने आई है। कई स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट इसमें ऐसे पाए गए हैं जो मानकों को पूरा ही नहीं करते। कई ऐसे हैं जो अनट्रीटेड सीवेज को सीधा गंगा में पहुंचा रहे हैं और कई तो ऐसे हैं जो घरों की सीवेज लाइनों से जुड़े ही नहीं हैं। सीएजी की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि देवप्रयाग से हरिद्वार के बीच गंगा के पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 32 गुना बढ़ चुका है और इसका सबसे बड़ा कारण गंगा में अनट्रीटेड सीवेज का सीधा मिलना है। हालिया सत्र में जो 12 विधेयक सदन में लाए गए, उनमें एक ऐसा भी है जिस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। इस विधेयक का नाम है उत्तराखंड देवभूमि परिवार विधेयक 2026। उत्तराखंड सरकार का तर्क है कि अभी राज्य में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा अलग अलग विभागों में बिखरा हुआ है, जिससे योजना का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो एक ऐसा डेटाबेस तैयार करना चाहती है जहां पूरे परिवार का डेटा एक ही जगह हो, जिससे ये मालूम चल सके कि परिवार किन किन योजनाओं का लाभ ले रहा है और कितनी योजनाओं के लिए वो पात्रता रखता है। बिल में प्रावधान है कि इसके लिए हर परिवार को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। उस परिवार का राशन से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन तक का सारा डेटा एक ही जगह पर उपलब्ध हो सकेगा।
सरकार का कहना है कि इससे हर परिवार उन सभी योजनाओं का लाभार्थी बन सकेगा जिनकी वो पात्रता रखता है और इससे फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने में भी सुविधा होगी। लेकिन विपक्ष का मानना है कि इतना बड़ा डेटाबेस एक साथ होना बेहद खतरनाक हो सकता है। पूरे परिवार की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल एक ही जगह होने से अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो वो घातक होगा। किसी आदर्श स्थिति में जहां सरकारें सच में नागरिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम करती हों, ऐसी योजना ठीक लगती है, क्योंकि इससे नागरिकों को सीधे लाभ देने में मदद ही होगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ सरकारें कैसे काम करती हैं और कैसे लोगों का निजी डेटा राजनीतिक प्रोफाइलिंग तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उत्तराखंड में तो स्थिति ऐसी है कि यहाँ कोई भी फेसबुक पेज बनाकर आपराधिक पोस्ट तक करता रहता है और उत्तराखंड पुलिस दर्जनों शिकायतों के बाद भी ऐसे फेसबुक पेज चलाने वालों को पकड़ना तो बहुत दूर, उनके पेज तक को बंद नहीं करवा पाती और हाथ खड़े कर देती है। ऐसे में ये सवाल खड़े होना स्वाभाविक है कि इतना बड़ा डेटा जहां सारे परिवार की सारी डिटेल्स एक साथ मौजूद हों, उसका दुरुपयोग रोकने में सरकार सक्षम होगी। बल्कि डर तो ये भी है कि सरकार जिसकी भी होगी वो खुद इस डेटा का दुरुपयोग कर सकती है। अगर ये मान भी लें कि इस डेटा को निजी कंपनियों को बेचने जैसा अपराध हमारी देवभूमि के शरीफ और ईमानदार नेता लोग कभी नहीं करेंगे और ऐसा करने पर उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं का डर सताएगा, तो भी ये मानना तो थोड़ा मुश्किल ही है कि वो राजनीतिक प्रोफाइलिंग के लिए भी इसका उपयोग नहीं करेंगे। चुनाव अब बहुत हद तक डेटा के आधार पर लड़े जाने लगा है। बड़ी पार्टियों के पास तो एक एक बूथ तक का डेटा होता है, जिसके आधार पर कैंपेन से लेकर ये तक तय किया जाता है कि कहाँ कितना पैसा बांटना है। ऐसे में पूरे परिवार का लगभग सारा डेटा एक साथ होना राजनेताओं के लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा। इस विधेयक में अभी ये भी संशय है कि क्या ये लोगों के राइट टू प्राइवेसी का हनन तो नहीं करेगा। आधार जजमेंट नाम से मशहूर जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो पैमाने तय किए हैं, इस विधेयक को उन पैमानों पर खरा उतरना होगा। इस मामले में कोर्ट ने सुनिश्चित किया था कि निजता का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सरकार अगर किसी योजना के लिए नागरिकों का डेटा जमा करती है तो उसकी सुरक्षा के साथ ही उसे ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वो सिर्फ न्यूनतम डेटा ही लेगी जितना किसी योजना को लागू करने के लिए अनिवार्य हो। लेकिन देवभूमि परिवार विधेयक में अब सारी परियोजनाओं को एक साथ लाने के लिए सारा डेटा एक जगह लाना, उस पैमाने को लांघ ना जाए। बहुत संभव है कि ये विधेयक आगे चलकर जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। बीते हफ्ते एक दिलचस्प खबर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय के हवाले से भी आई। यूँ तो बीते काफ़ी समय से चर्चा थी कि लुटियन दिल्ली स्थित टिहरी हाउस को मनुजेंद्र शाह 1000 करोड़ में बेचना चाह रहे हैं। अब हाल ही में विधायक किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री धामी को चिट्ठी लिखी है कि उत्तराखंड सरकार ही इसे खरीद ले। ये चिट्ठी देखकर ये फिल्मी सीन याद आता है कि जब इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो एक चिप्स का पैकेट ले ही लेते हैं। फिर जो सरकार सिर्फ विज्ञापनों पर ही 1000 करोड़ लगा सकती है, उसके लिए 1000 करोड़ में दिल्ली की संपत्ति खरीदना कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन उलटबांसी देखिए कि एक तरफ तो इसी सरकार में पर्यटन मंत्री बोल रहे हैं बल भराड़ीसैंण का विधानसभा भवन सफ़ेद हाथी हो गया है, इसलिए उसे बारात घर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी तरफ उसी सरकार के विधायक कह रहे हैं बल दिल्ली में 1000 करोड़ का बंगला सरकार को खरीद लेना चाहिए। वैसे सरकार इसे अगर खरीद भी लेगी तो आपको क्या लगता है, क्या ये दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड वासियों के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए सरकार मुफ्त कर देगी? ये सरकारी नेताओं, अफसरों और चकड़ैतों के लिए ये एक बढ़िया और आलिशान जगह बन जाएगी। वहाँ रहे उत्तराखंड सरकार, झगुला दुई और मुख हुई। बीते हफ्ते एक खबर उत्तराखंड क्रांति दल से भी आई, जहाँ कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। भू कानून संघर्ष समिति के लूसुन टोडरिया, स्वाभिमान मोर्चा के हिमांशु रावत, प्रमोद काला, कर्नल देवरानी सहित कई लोग हाल ही में उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुए। अगले साल चुनाव है और संभवतः ये पहली ही बार है जब उक्रांद चुनाव से 1-1.5 साल पहले से अपना हस्तक्षेप लगातार बढ़ा रही है। छोटे छोटे कदमों से ही सही, ये क्षेत्रीय ताकत मजबूत ज़रूर हो रही है। हालांकि उक्रांद के लिए अभी आगे कई चुनौतियां हैं, लेकिन उन्हें पहले की तरह आसानी से खारिज कर देना अब बड़े दलों के लिए भी इतना आसान नहीं रहेगा। जिस तरह से प्रदेश के राजनीतिक विमर्श में उत्तराखंड क्रांति दल जगह बना रहा है, इसकी संभावनाएं नकारी नहीं जा सकती कि वो चुनाव आने तक प्रदेश स्तर पर ऐसा माहौल बना जाए कि उसकी भूमिका कई सीटों पर निर्णायक बन पड़े। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा खबर। बारामासा के कार्यक्रम अगर आपको पसंद आते हैं तो हमें मजबूत करने में अपना योगदान ज़रूर दें।
इसके लिए आप हमारे चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड और UPI ID के जरिए भी सीधा सहयोग कर सकते हैं। बाकी अपने सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिएगा। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमनिया, पहलाग, नमस्कार।